हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़। और आज की वीडियो के अंदर यार हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं कि आज यूनियन बजट जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना ईयरली बजट प्रेजेंट करती है वो आज आ चुका है। तो 2022 और 2023 के बजट की क्या हाईलाइट्स रही थी, क्या बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, किस किस जगह पे गवर्नमेंट कितना एक्सपेंड करने वाली है, कहाँ कहाँ से गवर्नमेंट को रेवेन्यू आ रहा है, बजट के रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स आज हम डिस्कस करेंगे कि बजट की कुछ इंपॉर्टेंट हिस्ट्री से बारे में भी हम बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना यार, बिकॉज बहुत ही एक डिटेल्ड एंड थॉरो डिस्कशन आज की वीडियो के अंदर होने वाला है, जिसके बाद आपको बजट से रिलेटेड सारी की सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। So my name is अनुभव गुप्ता, let's start. So friends, इससे पहले हम स्टार्ट करें, I would like to request you प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे आपको कैट एमबीए के फ्री मॉक्स एंड वीडियोस मिलते हैं। प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है studybuzz_education और हमारे फेसबुक ग्रुप का नाम है स्टडी बज़। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें बजट 2022 को, तो बजट 2022 को किसने प्रेजेंट किया है? बजट 2022 को प्रेजेंट किया हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने। इससे पहले हम आगे जाए, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, बजट हमेशा नेक्स्ट ईयर के लिए या फिर जो ये अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर होता है इसके लिए प्रेजेंट किया जाता है। यानी कि ये जो बजट आया है ये किस चीज के लिए है, ये कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए है, जो ये 1 अप्रैल 2022 से जो शुरू होके 31 मार्च 2023 तक का ये जो ईयर रहने वाला है फाइनेंशियल ईयर, इसके लिए गवर्नमेंट बजट प्रेजेंट करती है। तो हमेशा बजट अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है। तो इससे पहले हम आज के बजट के ऊपर जाए, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको बजट से रिलेटेड पता होने चाहिए, बिकॉज जनरली कुछ एग्जाम्स के अंदर ये पूछे जा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स आपको पता होनी चाहिए बजट की हिस्ट्री की। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट बजट ऑफ इंडिया कब आया था, तो फर्स्ट बजट जो जब हम एक ब्रिटिश कॉलोनी थे तब 7 अप्रैल 1860 को आया था, जो कि एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिशियन थे जेम्स विल्सन, उन्होंने ये बजट बनाया था एंड ब्रिटिश क्राउन को उन्होंने प्रेजेंट किया था। लेकिन फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कब आया था, तो तब के फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे आर के सनमुखम चेट्टी, और जो उन्होंने फर्स्ट बजट प्रेजेंट किया था वो नवंबर 26 1947 को प्रेजेंट किया था। लॉन्गेस्ट बजट स्पीच के बारे में मैं अगर बात करूं तो वो कौन सी थी, वो 1 फरवरी 2020 जस्ट पैंडेमिक से पहले वाली, जो निर्मला सीतारमण जी ने दी थी, जो कि 2 hours 42 minutes की थी। अगर मैं बोलूं कौन सी ऐसी स्पीच थी जिसमें सबसे ज्यादा वर्ड्स थे, तो 1991 में जब एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे तो 18,650 वर्ड्स की जो स्पीच थी वो मनमोहन सिंह, जो तब के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने दी थी। उसके बाद शॉर्टेस्ट स्पीच 1977 के अंदर हीरू भाई मुजली भाई पटेल ने दी थी। मैक्सिमम नंबर ऑफ बजट्स किसने प्रेजेंट करे हैं, तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोरारजी देसाई ने 10 करे हैं, पी चिदम्बरम ने 9 करे हैं, प्रणब मुखर्जी ने 8 करे हैं, यशवंत सिन्हा ने 8 करे हैं एंड मनमोहन सिंह ने 6 करे हैं। जो फर्स्ट पेपरलेस बजट था वो 2021 और 22 का था ड्यू टू पैंडेमिक, कोविड पैंडेमिक की वजह से। फर्स्ट विमेन कौन थी जिसने बजट दिया था, वो इंदिरा गांधी थी जिन्होंने 71 में दिया था। उनके बाद निर्मला सीतारमण ने नेक्स्ट विमेन थी जिन्होंने 2019 के अंदर बजट प्रेजेंट किया था। और बजट का एक्चुअल नेम क्या होता है, बजट जो वर्ड है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए जो आर्टिकल है और जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कहते हैं गवर्नमेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करेगी। एंड सिंस ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, सो इसको लोकसभा के अंदर प्रेजेंट किया जाता है और गवर्नमेंट ईयरली अपने इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंट करती है। अगर फ्रेंड्स मैं बात करूं कि इस बार बजट के अंदर क्या होने वाला है या क्या था, तो बजट के अंदर 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स जो गवर्नमेंट ने एस्टिमेट करा है कि भाई इस साल हमारे पास कितनी आ सकती है, तो इसका एस्टिमेशन है कुछ 22,04,000 करोड़ रुपए की रेवेन्यू रिसीट्स हो सकती है, जिसमें टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। उसके बाद कैपिटल रिसीट्स, यानी कि अगर कोई कैपिटल एसेट्स ये अगर सेल कर रहे हैं जिसमें लोन्स की रिकवरी हो सकती है, कोई और रिसीट्स हो सकती है या बोरोइंग हो सकती है, वो अराउंड 17 लाख करोड़ रुपीस के अराउंड रहने वाली है। जो टोटल रिसीट्स है वो 39,44,000 करोड़ की रिसीट्स होने वाली हैं,
जिसके अंदर बोरोइंग्स बहुत मेजर होने वाली हैं, जो कि 16 लाख करोड़ रुपीस की है। और टोटल एक्सपेंडिचर जितना हम हमारे रिसीट्स है उतने ही हमारे एक्सपेंडिचर भी हैं, जो कि 39,44,909 करोड़ का हमारा एक्सपेंडिचर होने वाला है। तो अगर फ्रेंड्स हम बात करें कि गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू कहां से कितने परसेंट रेवेन्यू कहां से आ रहा है, तो कॉर्पोरेशन टैक्स जो कॉर्पोरेट्स के ऊपर लगता है वो 15% है। 15% इनकम टैक्स से आएगा, 5% कस्टम से है, यूनियन एक्साइज से 7% है, जीएसटी से 16% है, नॉन टैक्स रेवेन्यू 5% है, नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स 2% है, और जो मैक्सिमम गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आने वाला है वो बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज से आने वाला है, जो कि 35% होने वाला है। अगर हम ये बात करें कि जो हमारे पास हम इतना जो रेवेन्यू जनरेट करेंगे उसको हम एक साल में किन किन सेक्टर्स के ऊपर कितने परसेंटेज स्पेंड करने वाले हैं, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें 15% जाएगा। इंटरेस्ट पेमेंट मैक्सिमम जो हमारा बजट का एक्सपेंडिचर है वो इंटरेस्ट पेमेंट में है, यानी कि 1/5 जो हमारा खर्चा है वो सिर्फ इंटरेस्ट भरने में ही चला जाता है। 8% डिफेंस में जाने वाला है, 8% सब्सिडीज में जाएगा, फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स के अंदर 10% जाएगा, स्टेट्स को जो टैक्सेस एंड ड्यूटीज जाने वाली हैं वो 17% जाने वाली है, वो उनके बजट में ऐड हो जाएगा। पेंशन में 4% पैसे जाने वाले हैं, अदर एक्सपेंडिचर में 9% जाने वाले हैं, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो स्कीम्स है उसमें 9% एक्सपेंडिचर होने वाला है बजट का। उसके बाद हमें कुछ डेफिसिट्स जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मेजर आपको 3 डेफिसिट्स पता होने चाहिए। एक है फिस्कल डेफिसिट, दूसरा है रेवेन्यू डेफिसिट, तीसरा है प्राइमरी डेफिसिट। एक और चौथा भी होता है बजट डेफिसिट, वो मैं आपको बताऊंगा। फिस्कल डेफिसिट इस साल का आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन के सामने, कुछ ये 16,61,000 करोड़ रुपए का रहने वाला है। रेवेन्यू डेफिसिट 9,90,000 करोड़ का रहने वाला है, और जो प्राइमरी डेफिसिट है वो 7,20,000 करोड़ का रहने वाला है। एक एक करके देख लेते हैं कि फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट होता क्या है। फिस्कल डेफिसिट वो होता है जब बजट का एक्सपेंडिचर बजट की रिसीट्स अदर देन बोरोइंग, यानी कि बोरोइंग्स को अगर हम एक्सक्लूड कर दे, तो अगर एक्सपेंडिचर रिसीट से ज्यादा है, जितना ज्यादा है उसको फिस्कल डेफिसिट कहा जाता है। फिस्कल डेफिसिट में बोरोइंग्स नहीं आती। रेवेन्यू डेफिसिट तब होता है जब आपका जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो रेवेन्यू रिसीट्स से ज्यादा हो जाता है, तो उसको रेवेन्यू डेफिसिट कहा जाता है। और तीसरा प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट वो होता है जब आप फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट्स हटा दो, यानी कि जो पिछले फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर आपने इंटरेस्ट पेमेंट करी है वो हटा दो, तो उसको प्राइमरी डेफिसिट कहा जाता है। एक और चौथा बजट डेफिसिट भी होता है। बजट डेफिसिट का सिंपली मतलब ये होता है कि टोटल बजट डेफिसिट तब होता है जब टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाता है टोटल रेवेन्यू से, तो उसको बजट डेफिसिट कहा जाता है। तो अगर फ्रेंड्स हम बजट प्रोफाइल के बारे में बात करें, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, कुछ ऑलमोस्ट 40 लाख करोड़ रुपए का ये बजट है, और कितना कितना अमाउंट किस किस सोर्स से आना है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। मार्केट लोन से, डेट रिसीट से, कैपिटल रिसीट से, नेट टैक्स रिसीट से, टैक्स का जो रेवेन्यू आने वाला है वो 27,58,000 करोड़ आने वाला है, और किस किस जगह पर कितना पैसा गवर्नमेंट स्पेंड करने वाली है, कितने लाख करोड़ रुपए स्पेंड करने वाली है, वो भी आपकी स्क्रीन के सामने है कि सेंट्रल स्कीम्स के अंदर कितना जाने वाला है। स्कीम एक्सपेंडिचर के अंदर 16.24 लाख करोड़ रुपए जाने वाला है, अदर एक्सपेंडिचर के अंदर 23 लाख करोड़ रुपए जाने वाले हैं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स के अंदर 11.81 लाख करोड़ रुपीस में आप देख सकते हो सब्सिडी में कितना है, फर्टिलाइजर में कितना है, फूड, पेट्रोलियम, जनरल सर्विसेज में कितना जाने वाला है। जो स्टेट्स को जाने वाला है वो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 5 लाख करोड़ रुपए स्टेट्स को जाने वाले हैं। फिर फाइनेंशियल कमीशन में कुछ पैसा जाएगा, कोर स्कीम्स के अंदर जाएगा, पेंशन के अंदर 2 लाख करोड़ रुपए जाने वाले हैं, इंटरेस्ट पेमेंट के अंदर बहुत ही एक ह्यूज अमाउंट ऑलमोस्ट 9.5 लाख करोड़ रुपीस का इंटरेस्ट पेमेंट गवर्नमेंट को करना है। तो फ्रेंड्स, अगर इस साल का जो हमारा बजट आया है उसकी अगर हम हाइलाइट्स के बारे में बात करें, तो अब उसकी हाइलाइट्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो बजट के अंदर थी इस बार, वो थी पीएम गति शक्ति स्कीम।
तो गति शक्ति स्कीम के अंदर कुछ मेजर अनाउंसमेंट्स हुई हैं। इसके अंदर क्या है, सबसे पहले ड्रिवन बाय 7 इंजन होगा, यानी कि रोड पे फोकस होगा, रेलवेज पे होगा, एयरपोर्ट पे होगा, पोर्ट्स पे होगा, मास ट्रांसपोर्टेशन, वाटरवेज, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे होगा। नेशनल मास्टर प्लान बनाया जाएगा जिसमें वर्ल्ड क्लास मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया जाएगा, लॉजिस्टिक सिनर्जी बनाई जाएगी। मास्टर प्लान बनाया जाएगा एक्सप्रेसवेज का, और गवर्नमेंट चाह रही है कि 25,000 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे कंप्लीट हो जाए 2022 और 23 के अंदर। यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिसमें डेटा एक्सचेंज हो सके सारे ऑपरेटर्स के अंदर। ओपन सोर्स मोबिलिटी स्टैक बनाया जाए ताकि सीमलेस ट्रैवल हो सके पैसेंजर्स का। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स बनाए जाए पीपीपी मॉडल पे, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर, जो कि 2022 और 23 में अवार्ड किए जाएंगे। उसके बाद पोस्टल एंड रेलवे नेटवर्क्स को पार्सल मूवमेंट के लिए इंटीग्रेट किया जाएगा। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाएगा। उसके बाद कवरेज बढ़ाई जाएगी अंडर कवच स्कीम, एंड 400 न्यू वंदे भारत ट्रेन्स भी आने वाली हैं, सेमी हाई स्पीड ट्रेन्स होती हैं ये। उसके बाद मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी होने वाली है मास अर्बन ट्रांसपोर्ट एंड रेलवे स्टेशन के बीच में, एंड नेशनल रोपवेज डेवलपमेंट प्लान आएंगे जिसके अंदर ऑल्टरनेट होगा कन्वेंशनल रोड्स का, और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर कैपेसिटी बिल्डिंग भी होने वाली है। नेक्स्ट है, अगर हम डिफेंस बजट के बारे में या डिफेंस सेक्टर की हाइलाइट्स के बारे में बात करें तो इसमें मेजर चीजें क्या होने वाली हैं कि रीइंफोर्स करा जाएगा कमिटमेंट आत्मनिर्भरता के ऊपर, ताकि जो इक्विपमेंट्स है आर्म्ड फोर्सेस को उसके लिए प्रमोट किया जाए कि आत्मनिर्भर हम खुद, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए जो भी हमारे डिफेंस के इक्विपमेंट्स हैं। उसके बाद 68% जो कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट होगा वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री के ऊपर वहां से प्रोक्योर किया जाएगा जो डोमेस्टिक इक्विपमेंट्स बनाते हैं यहाँ पर। उसके बाद डिफेंस के अंदर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो ओपन अप किया जाएगा इंडस्ट्री के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, एकेडमिया के लिए, विद 25% ऑफ डिफेंस R&D बजट इस चीज के लिए ईयर मार्क किया गया है। उसके बाद प्राइवेट इंडस्ट्री को एनकरेज किया जाएगा टू टेक अप डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स एंड इक्विपमेंट्स, यानी कि प्राइवेट सेक्टर को काफी लेके आया जा रहा है डिफेंस के अंदर। और डिफेंस की इनफैक्ट किस चीजों के अंदर कि डिफेंस के इक्विपमेंट्स बनाने के लिए, डिफेंस के और भी कुछ जो भी हमारे आर्म्स हैं उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए। उसके बाद इंडिपेंडेंट नोडल अम्ब्रेला बॉडी बनाई जाएगी फॉर मीटिंग वाइड रेंजिंग टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट सेक्टर है हमारे पास एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। इसके बारे में अगर हम बात करें तो प्रमोट किए जाएंगे केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग स्टार्टिंग फ्रॉम लैंड क्लोज टू रिवर गंगा। तो यानी कि जो लैंड गंगा के क्लोज है वहां पे केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट किया जाएगा। पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू एडिशन करी जाएगी, कंजम्पशन होगी एंड ब्रांडिंग होगी ऑफ मिलेट प्रोडक्ट्स। डिलीवरी होगी ऑफ डिजिटल एंड हाईटेक सर्विसेज टू फार्मर्स इन पीपीपी मोड। किसान ड्रोन्स यूज किए जाएंगे टू एड फार्मर्स, एंड फंड लॉन्च किया जाएगा विद ब्लेंडेड कैपिटल टू फाइनेंस एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स। और इसके अंदर आप देख भी सकते हो कि कितना प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट करने वाली है एंड सपोर्ट हायर डिस्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द पेंडेमिक। ये इस चार्ट से आप देख सकते हो राइस एंड वीट के नंबर्स कि कितने सब्सटैंशियली वीट के नंबर्स बढ़े हैं 2021 से 22 तक। और फूड ग्रेन्स की भी रिकॉर्ड प्रोडक्शन आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि 2020 और 21 तक काफी सब्सटैंशियल इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिली है। उसके बाद केन और बेतवा लिंक प्रोजेक्ट लिंक किया जाएंगे। रिवर लिंकिंग ये प्रोजेक्ट है जिसमें 9.1 लाख हेक्टेयर फार्मलैंड को बेनिफिट मिलेगा और इससे 130 मेगावाट पावर जनरेट होगी। 62 लाख लोगों को और फार्मर्स को वहां पे बेनिफिट मिलेगा। 5 मोर सच प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनकी इंप्लीमेंटेशन करी जाएगी। उसके बाद प्रोक्योरमेंट ऑफ वीट, पैडी, खारिफ एंड राबी क्रॉप्स करेगी गवर्नमेंट, जिससे 1 करोड़ फार्मर्स को बेनिफिट मिलेगा। नाबार्ड से फैसिलिटेट किया जाएगा फंड विद ब्लेंडेड कैपिटल की, जिससे स्टार्टअप्स एंड एग्रीकल्चर रूरल एंटरप्राइज को फंड किया जाएगा। 2.37 लाख करोड़ रुपीस डायरेक्ट पेमेंट होगी टुवर्ड्स एमएसपी। 2022 को इंटरनेशनल ईयर या ईयर ऑफ मिलेट्स भी बोलने वाला है, जिसके अंदर गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू एडिशन, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट की कॉस्ट कुछ 44,000 करोड़ रुपए आने वाली है। नेक्स्ट, अगर फ्रेंड्स एजुकेशन के बारे में हम बात करें तो इसके अंदर बोला गया कि भाई यूनिवर्सलाइजेशन होगा ऑफ क्वालिटी एजुकेशन।
वन क्लास वन टीवी चैनल लेके आए गए गवर्नमेंट, जिसको एक्सपैंड किया जाएगा 200 टीवी चैनल्स तक। उसके बाद वर्चुअल लैब्स सेटअप करी जाएंगी एंड स्किल किया जाएगा ई लैब्स को टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स एंड स्टिम्युलेटेड लर्निंग एनवायरनमेंट। डिजिटल यूनिवर्सिटी सेटअप करी जाएगी जो वर्ल्ड क्लास वर्ल्ड क्वालिटी यूनिवर्सल एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। हाई क्वालिटी ई कंटेंट डिलीवर किया जाएगा थ्रू डिजिटल टीचर्स। स्किल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट क्या करने वाली है, डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड देश स्टैक ई पोर्टल, इसको लॉन्च किया जाएगा फॉर ऑनलाइन ट्रेनिंग एंड स्टार्टअप्स को प्रोमोट किया जाएगा टू फैसिलिटेट ड्रोन शक्ति फॉर ड्रोन एज अ सर्विस। अगर फ्रेंड्स हम हेल्थ के बारे में बात करें, क्योंकि जब से पैंडेमिक आया है तो एक सेक्टर जिसके बारे में सबसे ज्यादा जो न्यूज के अंदर है वो है हेल्थ सेक्टर। तो हेल्थ के अंदर गवर्नमेंट क्या करने वाली है कि नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम रोल आउट करेगी। उसके बाद टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को लॉन्च किया जाएगा फॉर क्वालिटी काउंसलिंग, क्योंकि जब से पैंडेमिक आया तब से बहुत सारे लोगों को मेंटल हेल्थ के रिलेटेड बहुत ज्यादा गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, बहुत ज्यादा हेल्प की रिक्वायरमेंट है। तो इस चीज के लिए टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम निकाला जाएगा। इंटीग्रेटेड आर्किटेक्चर होने वाला किन किन का, मिशन शक्ति का, मिशन वत्सल्य का, सक्षम आंगनवाड़ी का, पोषण 2.0 का, इनको लॉन्च करने वाली है। एंड 2 लाख आंगनवाड़ी जो हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा सक्षम आंगनवाड़ी के अंदर। इसके अलावा ये जो मैंने आपको टेली मेंटल हेल्थ सेंटर्स बोले थे, ये 23 सेटअप होने वाले हैं एंड 60,000 करोड़ रुपीस एलोकेट किए जाएंगे फॉर 3.8 करोड़ हाउस होल्ड, ताकि हर घर नल से जल पहुंच सके, घर घर जल पहुंच सके। तो उसके लिए गवर्नमेंट 60,000 करोड़ रुपीस स्पेंड करने वाली है। और कौन सी स्कीम के लिए कितना पैसा लगने वाला आप देख सकते हो। सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण के लिए आप देख सकते हो 20,000 करोड़ रुपीस गवर्नमेंट स्पेंड करने वाली है। पीएम पोषण के लिए 10,000, मिशन वत्सल्य के लिए 1,400 एंड मिशन शक्ति के लिए 3,184। नेक्स्ट, अगर मैं वेलफेयर फोकस के बारे में बात करूं तो जैसे कि मैंने आपको बताया था 3.8 करोड़ हाउस होल्ड को कवर किया जाएगा हर घर जल से। उसके बाद पीएम आवास योजना के अंदर, यानी कि जो ये हाउसिंग स्कीम है, इसके अंदर 80 लाख हाउसेस कंप्लीट करे जाएंगे इस फाइनेंशियल ईयर 2022 से 23 के अंदर। न्यू स्कीम है ये पीएम डिवाइन। इसके अंदर क्या है, टू फंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल डेवलपमेंट बेस्ड ऑन फेल्ट नीड्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए ये स्कीम निकाली जा रही है पीएम डिवाइन। नेक्स्ट है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम आने वाला है फॉर डेवलपिंग ऑफ लैगिंग ब्लॉक्स ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। नेक्स्ट, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम ला रही है गवर्नमेंट, टारगेट किया जाएगा जिसमें डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस ऑन दी नॉर्दर्न बॉर्डर लेफ्ट आउट फ्रॉम दी डेवलपमेंट गेन्स। तो यानी कि नॉर्दर्न बॉर्डर पे जो विलेजेस हैं जिनमें डेवलपमेंट नहीं पहुंची है, वहां पे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लाया जाएगा। डिजिटल बैंकिंग पोस्ट ऑफिसेस प्रमोट करेंगे और सारे के सारे पोस्ट ऑफिसेस को कोर बैंकिंग की फैसिलिटी के अंदर लाया जाएगा ताकि मैक्सिमम फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सके। एंड डिजिटल पेमेंट्स के अंदर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स सेटअप करेंगे 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स 75 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। अगर मैं एमएसएमईज के बारे में बात करूं कि एमएसएमईज के लिए गवर्नमेंट क्या करने वाली है, ECLGS स्कीम को एक्सटेंड करने वाली है टिल मार्च 2023 और जिसमें गारंटी कवर जो है वो 5 लाख करोड़ रुपए का होने वाला है। रिवैम्प करने वाली है CGTMSE फॉर क्रेडिट ऑफ रुपीज 2 लाख करोड़ टू एमएसएमईज। उसके बाद एडिशनल 6,000 करोड़ रुपीज दिए जाएंगे रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमईज परफॉर्मेंस के लिए। एंड इंटरलिंक किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, किस किस को, उद्यम को, ई श्रम को, एनसीएस को, असीम पोर्टल्स को एंड उनके स्कोप को वाइडन किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट के लिए क्या होने वाला है, इसके लिए 2 चीजों पे फोकस होने वाला है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 और उसके बाद ईज ऑफ लिविंग। अगर मैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 के बारे में बात करूं तो इसमें क्या क्या करने वाले हैं कि ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस होगी, उसके बाद इंटीग्रेशन होगी सेंट्रल एंड स्टेट लेवल सिस्टम्स की थ्रू आईटी ब्रिजेस, उसके बाद परिवेश पोर्टल को एक्सपैंड किया जाएगा, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर गवर्नमेंट लॉन्च करेगी फॉर आईटी बेस्ड मैनेजमेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, एस्टैब्लिशिंग CPACE ताकि वॉलंटरी वाइंड अप हो सके कंपनीज, एंड टू एंड ऑनलाइन ई बिल सिस्टम लेके आएंगी। उसके बाद सपोर्ट करेंगे 5G अंडर PLI स्कीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
एंड ओपन अप करेंगे डिफेंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स एंड एकेडमिया। अगर मैं ईज ऑफ लिविंग के बारे में बात करूं तो इशुएंस ऑफ चिप एम्बेडेड ई पासपोर्ट्स गवर्नमेंट अब लॉन्च करने वाली है। उसके बाद मॉडर्नाइजेशन होगा ऑफ बिल्डिंग बायलॉज, इंप्लीमेंटेशन, टाउन प्लानिंग स्कीम्स एंड ट्रांसिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। उसके बाद एस्टैब्लिश किए जाएंगे सेंटर्स फॉर एक्सीलेंस इन अर्बन प्लानिंग एंड प्रोवाइड की जाएगी बैटरी स्वैपिंग फैसिलिटी एज एन ऑल्टरनेटिव टू सेटिंग अप चार्जिंग स्टेशंस इन अर्बन एरियाज। इसके थ्रू गवर्नमेंट ईवीज को प्रमोट करना चाह रही है। सो पीएलआई स्कीम के अंदर लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स को 5300 करोड़ रुपीस दिए जाएंगे, फार्मास्यूटिकल्स को 1600 करोड़ रुपीस एंड टेलीकॉम कंपनीज को, नेटवर्क प्रोडक्ट्स को 528 करोड़ रुपीस। अगर मैं बात करूं किस किस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट कितना कितना पैसा खर्च करने वाली है, तो नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर 37,800 करोड़ रुपीस जाने वाले हैं। उसके बाद जल जीवन मिशन के अंदर 60,000 करोड़ जाने वाले हैं। नेशनल एजुकेशन मिशन के अंदर ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंदर 19,000 करोड़ जाने वाले हैं। उसके बाद पीएम किसान योजना के अंदर 68,000 करोड़ जाने वाले हैं। आत्मनिर्भर भारत योजना के अंदर 6400 करोड़ एंड प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंदर 10,000 करोड़ जाने वाले हैं। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि जैसे क्रिप्टो को लेके एक बहुत बड़ी डिबेट चल रही है, तो सेंट्रल बैंक एक डिजिटल करेंसी जल्दी लॉन्च कर सकता है। तो इसके अंदर बोला गया है कि इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल रुपी होने वाला है, जो कि ब्लॉकचेन एंड अदर टेक्नोलॉजीज के थ्रू चलेगा और आरबीआई इसको इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर बहुत जल्दी लॉन्च करेगा। उसके बाद मोर एफिशिएंट एंड चीपर करेंसी मैनेजमेंट सिस्टम इससे होगा एंड इंट्रोड्यूस किया जाएगा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी विल गिव बिग बूस्ट टू डिजिटल इकोनॉमी। उसके बाद एनवायरमेंट के बारे में अगर बात करें तो ग्रीनर फ्यूचर के लिए इस बजट में क्या था कि कमिट किए जाएंगे लो कार्बन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। उसके बाद कमिटमेंट होगा टू लो कार्बन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। उसके बाद एलोकेशन किए जाएंगे 19,500 करोड़ रुपीस टू पीएलआई स्कीम टू मैन्युफैक्चर हाई एफिशिएंसी सोलर मॉड्यूल्स। उसके बाद ट्रांजिशन होगा सर्कुलर इकोनॉमी का इन प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट एज वेल एज क्रिएटिंग न्यू बिजनेस एंड जॉब्स। बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। ग्रीन बॉन्ड्स गवर्नमेंट निकालेगी टू मोबिलाइज रिसोर्सेज फॉर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रमोट किया जाएगा केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग, जो कि मैंने आपको बताया था उन लैंड्स के ऊपर जो गंगा के पास है। नेक्स्ट, अगर फ्रेंड्स हम टैक्स प्रपोजल्स के बारे में बात करें कि इस साल टैक्सेशन के अंदर गवर्नमेंट क्या नए नए प्रपोजल्स लेके आ रही है या टैक्स के रिलेटेड क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, तो सबसे पहले तो जो भी टैक्स पेयर्स हैं जिन्होंने अपनी रिटर्न्स के अंदर कुछ मिस्टेक कर दी हैं, वो अपडेटेड रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं विद इन 2 इयर्स जब से उन्होंने रिटर्न सबमिट करी है। इसके बाद हम अगर देखें तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो पहले 18.5% ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स पे करती थी, वेयर एज कंपनीज 15% के पे करती थी, तो अब इनके ऊपर ये 3.5% से कम कर दिया है और अब ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं ये भी 15% पे करेंगी। जो सरचार्ज है वो भी रिड्यूस कर दिया गया 7% पे फॉर दोज कोऑपरेटिव्स हैविंग इनकम 1 to 10 crores। उसके बाद एनपीएस के अंदर जो टैक्स डिडक्शन है फॉर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज उसको लिमिट कर दिया गया 14% पे। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स जिसको हम क्रिप्टो करेंसी कहते हैं, इसको लाया जाएगा टैक्स रिजीम के अंदर एंड ऐसा कहा जा रहा है कि इस पे 30% तक टैक्स इंपोज किया जाएगा विदाउट एनी सेट ऑफ फैसिलिटी। यानी कि अगर प्रॉफिट हुआ किसी को क्रिप्टो में तो 30% टैक्स देना पड़ेगा और अगर कोई लॉस हुआ तो उसकी कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सरचार्ज को 15% पे कैप किया गया है। स्टील स्क्रैप ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है एंड एंटी डंपिंग ऑन स्टेनलेस स्टील को रिवोक कर दिया गया है। टैक्स रिलीफ मिलेगा उनको जो डिसेबल्ड हैं। इसके बाद एक्सटेंड किया जाएगा पीरियड ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग ऑफ एलिजिबल स्टार्टअप्स फॉर प्रोवाइडिंग टैक्स इंसेंटिव्स। इनकम फ्रॉम ट्रांसफर्स टू वर्चुअल एसेट्स मैंने आपको बताया था 30% पे टैक्स की जाएंगी। बेटर लिटिगेशन मैनेजमेंट टू अवॉइड रेपिटेटिव अपील्स, इसके ऊपर फोकस किया जाएगा। इंक्रीजिंग टैक्स डिडक्शन लिमिट मैंने आपको बताई थी एनपीएस की। इसके अलावा
customs administration to be fully IT driven in special economic zones. Phase out किए जाएंगे concessional rates on capital goods and project imports gradually and apply a moderate tariff of 7.5%. रिव्यू करे जाएंगे कस्टम्स के एग्जेम्पशंस एंड टैरिफ सिंप्लीफिकेशंस. कस्टम्स ड्यूटी को रेट किया जाएगा, कैलिब्रेट किया जाएगा. रैशनलाइज किए जाएंगे एग्जेम्पशंस को. एक्सटेंशंस होंगी कस्टम ड्यूटी एग्जेम्पशन टू स्टील स्क्रैपिंग की. उसके बाद रिडक्शन होगी ऑन ड्यूटी ऑन सर्टेन इनपुट्स रिक्वायर्ड फॉर श्रिम्प एक्वाकल्चर. ये इंपॉर्टेंट है. एंड अनब्लेंडेड फ्यूल शेल अट्रैक्ट एडिशनल डिफरेंशियल एक्साइज ड्यूटीज पे लगने वाली है. अगर हम जीएसटी कलेक्शन के बारे में भी बात करें तो गवर्नमेंट अब बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है जीएसटी कलेक्शन की. तो अभी इन्हीं बजट के डेटा के अंदर बोला गया था कि जनवरी 2022 के अंदर 1,40,000 करोड़ रुपीस की जीएसटी कलेक्शन गवर्नमेंट के पास हुई है. तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ था, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स बजट के रिलेटेड. एंड आई थिंक इस वीडियो के बाद आपको एक ब्रीफ आइडिया बजट के बारे में मिल गया होगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो यार प्लीज लाइक जरूर करना, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना. एंड अगर आपका कोई भी सजेशन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कर सकते हो. अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हो. आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना. एंड हमारी वेबसाइट का नाम है studybus.co.in. अगर आपको किसी लाइव बैच के अंदर या क्रैश कोर्स के अंदर एनरोल करना है तो यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी. सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू.